हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और बिल्कुल अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। आपका नवरात्रा था, जब आप बिजी थे। नवरात्रे भी आपके ख़त्म हो चुके हैं, दशहरा भी आपका निकल चुका है। अब दिवाली आपकी आने वाली है। तो देखो, अगर आपको वाकई में सिलेक्शन लेना है तो त्योहार आपके चलते ही रहेंगे। लेकिन देखो, वैकेंसीज बार बार आपकी नहीं आती है। तो अच्छे से तैयारी करने के लिए कुछ त्योहार से आपको बचना भी चाहिए। ज़्यादा समय त्योहारों में नहीं देना होता है। बस जितना ज़रूरी है उतना समय आप ज़रूर दीजिएगा, बिल्कुल उसके लिए कोई मना नहीं है। लेकिन वाकई में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो एक बेहतरीन तैयारी आपको करनी पड़ेगी। उस बेहतरीन तैयारी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने समय को अच्छे से यूटिलाइज करना पड़ेगा अपनी पढ़ाई के अंदर। तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। आप सभी को पता है कि कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। 5,000 पोस्टों के लिए 20 लाख फॉर्म आते हैं आजकल। उसमें से सरकार को कितना लेना है? बस 5,000 लेना होता है। यानी 19,000, 95,000 लोगों को बाहर करना होता है। तो इसलिए देख लो कंपटीशन कितना बढ़ गया। आप सोचो कि मैं 4 या 5 घंटे पढ़ने से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि कंपटीशन का स्तर बहुत बढ़ चुका है। अब आपको रोज़ाना 8 से 10 घंटे स्टडी करनी पड़ेगी। वो भी जब तक कि आपके सामने एग्ज़ाम डेट नहीं है। एग्ज़ाम डेट आ जाती है तो फिर 1-2 घंटे और बढ़ाने पड़ेंगे। इसलिए वाकई में अगर आप सिलेक्शन लेना ही चाहते हो तो आपको एक बेहतरीन तैयारी की ज़रूरत है और आपको तैयारी करनी ही पड़ेगी। अगर वाकई में आपका जो ड्रीम है कि मुझे सरकारी जॉब लेनी है, तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। वे कहते हैं ना, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। मेहनत तो करनी पड़ेगी, टाइम देना होगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन के दौरान बिल्कुल आपको अच्छे से आपकी तैयारी करनी है। एक तो आपका दिल का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद रखना है। दूसरा, आपका जो रूम का दरवाज़ा वो भी किसी के लिए नहीं खुलना चाहिए। और आपको प्रॉपर एक शेड्यूल के साथ और रूटीन के अंदर आपकी तैयारी करनी है। तो आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल पर आपको जिला दर्शन राजस्थान जिला दर्शन के जो सीरीज चल रही थी, उसी सीरीज में एक नए जिले के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। जो नए जिले के जो सारे तथ्य हैं वो आपसे शेयर करने वाले हैं कि कोटपुतली बहरोड से आपका नया इतिहास क्या बना है, नया भूगोल क्या है, और नया कला एवं संस्कृति आपका क्या है। तो बिल्कुल अपन देख लेते हैं। ये आपका आज कोटपुतली बहरोड जिला अपन पढ़ने वाला है। तो सबसे पहले अपन मैप की बात कर लेते थे। ये देखो, ये आपका मैप है कोटपुतली बहरोड जिले का, ठीक है। इसमें आपका यह विराटनगर हो जाएगा। ये आपका पावटा, नारायणपुर, बानसूर, कोटपुतली, बहरोड, निमराना, और ये आपका क्या हो जाएगा? मांडन हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल ये आप मैप देख सकते हो। ये मैप आपके सामने है। अब आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ा इसको राजस्थान के मैप पे देख लेते हैं कि इसकी जो सीमाएं हैं कौन कौन से जिलों को छूती है, वो भी अपन देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको देखो कोटपुतली बेरोड की जो सीमा है ये बता देता हूँ। यहाँ से लेकर आपके यहाँ तक है, ये रहा, ठीक है। ये आपका कोटपुतली बेरोड हो गया, ठीक है। अब इसकी सीमा की मैं बात कर लेता हूँ। तो बिल्कुल आपको अच्छे से देखना है। इधर से आपका अलवर छू रहा है, यहाँ से आपका खेरतल तिजारा, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं बात कर लूँ तो आपका नीम का थाना, जो कि सीकर झुंझुनू से अलग होकर नया जिला आपका बना है। और नीचे से अगर मैं बात कर लेता हूँ तो ये जयपुर ग्रामीण, ठीक है। यानी इसकी जो सीमा आपकी लगती है 4 जिलों से लगती है, बिल्कुल आपको याद रखना अच्छे से। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ तो आपका अलवर हो गया। कौन सा जिला? अलवर। दूसरी की मैं बात कर लेता हूँ तो आपको दिख रहा होगा खैरतल तिजारा। कौन सा जिला है आपका? खैरतल तिजारा। और तीसरे जिले की अगर मैं बात करता हूँ तो ये नीम का थाना आपका है ना। ये नीम का थाना हो गया आपका, जो कि सीकर और झुंझुनू से अलग होके बना था, ठीक है। और चौथे जिले की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो बिल्कुल आपके सामने है जयपुर ग्रामीण। कौन सा जिला है? जयपुर ग्रामीण। तो आपका जो नया जिला है कोटपुतली बेरोड, ये आपके 4 जिलों से सीमा बनाता है। अलवर, खैरथल, तिजारा और नीम का थाना, और आपका जयपुर ग्रामीण। अब मैं बात कर लेता हूँ अंतर्राज्यीय सीमा की। तो अगर मैं अंतर्राज्यीय सीमा की बात कर लेता हूँ तो यहाँ से आपका हरियाणा स्टार्ट है। यहाँ से सीमा से, बॉर्डर से, यहाँ आपका पूरा ये हरियाणा है, जो कि आपके डीग तक लगता है। कहाँ तक लगता है? डीग तक। तो हरियाणा की सीमा भी आपका कोटपुतली बहरोन बनाता है, बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है। हरियाणा से भी अपनी सीमा साझा करता है कोटपुतली बहरोड, ठीक है। जिले हो गए आपके 4, जबकि राज्य हो गया आपका 1।
यानी हरियाणा से भी आपकी सीमा छूती है। बिल्कुल आपको याद रखना। बढ़ते हैं आगे, अगले फैक्ट अपन देख लेते हैं। ये मैप से रिलेटेड आपके फैक्ट हो गए। अगर मैं आपके देखो इनके उपखंडों की थोड़ी सी चर्चा कर लूँ आपसे, तो बिल्कुल याद रखना इसके अंदर आपके 7 उपखंड है। बहरोड, आपका बहरोड हो गया, बानसूर हो गया, निमराना हो गया, नारायणपुर हो गया, कोटपुतली, विराटनगर, पावटा। ये आपके उपखंड है कौन से जिले के? बहरोड कोटपुतली जिले का, जो कि अलवर से और जयपुर से अलग होकर आपका बना है। इसके अलावा देखो, मैं तहसीलों की अगर बात करता हूँ तो गाइस बिल्कुल आपको याद रखना, बहरोड, बानसूर, निमराना, मांडन, नारायणपुर, कोटपुतली, विराटनगर और पावटा। ठीक है। अब मैं इसकी विधानसभा की सीटें की थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, क्योंकि चुनाव आपके है ये सामने, बिल्कुल अभी इलेक्शन आचार संहिता चल रही है, आचार संहिता यानी इलेक्शन अगले महीने में है आपके। तो 4 विधानसभा सीट है, एक तो बहरोड, एक कोटपुतली, एक आपका बानसूर, एक आपका विराटनगर। अब देखो थोड़ी सी मैं इसकी हिस्ट्री की बात भी कर लेता हूँ। पहले आगे देख लेते हैं अपन, यहाँ से आपका स्टार्ट है कि भाई उद्घाटन किसने किया था इस जिले का। तो बिल्कुल आपके सामने लिखा हुआ है, राजेंद्र सिंह यादव, जो कि वर्तमान राजस्थान कैबिनेट के अंदर उच्च शिक्षा राज्य मंत्री थे। किस जिले को तोड़कर बना है? तो बिल्कुल 2 जिलों से टूटकर बना है। तो आपका जयपुर, जो कि राजस्थान की राजधानी है, जिसे सवाई मानसिंह द्वारा 1727 में बसाया गया था। दूसरा आपका अलवर। ठीक है। इसके प्रथम कलेक्टर की अगर बात की जाए तो शुभम चौधरी है, और प्रथम पुलिस अधीक्षक की अगर मैं बात कर लूँ तो रंजीता शर्मा है। कौन है? रंजीता शर्मा। ये कौन से संभाग में शामिल है? तो बिल्कुल आपको याद रखना है, जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। कौन से संभाग के अंतर्गत? जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। सीमा की बात मैं आपसे कर चुका हूँ, फिर भी एक नीम का थाना है आपका, दूसरा जयपुर ग्रामीण, एक आपका अलवर, एक आपका खेड़तल तिजाना। यानी आपका जो नवगठित जिला है कोटपुतली बहरोड, उसकी सीमा 4 जिलों से लगती है। बिल्कुल कौन कौन सा है जो आपके सामने है, और कौन से राज्य से लगती थी? एक हरियाणा। ठीक है, हरियाणा से आपकी सीमा बनाता है। कौन से राज्य से बनाता है? हरियाणा से आपकी सीमा बनाता है। अब आगे बढ़ जाते हैं गाइस, ये बिल्कुल आपके सामने। अब कोटपुतली बहरोड के अंदर जो भी आपका नया भूगोल शामिल हुआ है, यानी नया इतिहास और नया जीके, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखो कोटपुतली के बारे में मैं चर्चा कर लेता हूँ। देखो कोटपुतली इसका नाम कैसे पड़ा, ये आपको बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान रखना। कोट जो कि एक बस्ती थी, पुतली एक गांव था। ठीक है। उसके विलेज से आपका कोटपुतली इसका नाम पड़ा। जबकि मैं बहरोड की बात कर लूँ तो बहरोड आपका जो भैरून का मंदिर बना हुआ है, कहाँ? कहा? बहरोड के अंदर। किसने बनवाया था? तो ये जो शहर बसाया था ना आपका बहरोड, जिसे पहले बहरून का शहर कहते थे, बहरून का मंदिर भी यहाँ बना हुआ, तो शालिवाहन के द्वारा ये शहर आपका बसाया गया था। उसी बहरून का जो अपभ्रंश है आपका, वो बहरोड है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ बैराट चोटी की, जो कि उत्तरी अरावली की चोटी है। ठीक है। तो देखो, ये बैराट की जो चोटी है उत्तरी अरावली की चोटी है। वैसे अरावली को अपन 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और आपका दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली की मैं सबसे बड़ी चोटी की अगर बात कर लूँ, सबसे ऊंची चोटी की मैं बात कर लूँ, तो रघुनाथगढ़ है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो आपको याद रखना है 1055 मीटर। कितनी ऊंची है? 1055 मीटर आपकी ऊंची है। जो कहाँ पड़ती है? तो ये आपके सीकर के अंदर पड़ती है। ठीक है। नीम के थाने में शामिल नहीं हुई, बिल्कुल सीकर से नीम का थाना अलग हुआ, लेकिन वर्तमान में ये सीकर के अंदर ही शामिल है। ठीक है। और सर नीम के थाने में कौन सी चोटी चली गई, तो उसके बारे में मैं बता देता हूँ। आपकी जो बबाई चोटी है ना, जो पहले झुंझुनू में थी, लेकिन अब ये नीम के थाने में चली गई। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 780 मीटर है। ठीक है, ये याद रखना। बैराट चोटी की बात कर लूँ तो देखो, इसकी ऊंचाई आपके सामने लिखी हुई भी है, 704 मीटर ऊंची है। कितनी? 704 मीटर ऊंची है। कौन से जिले में शामिल होगी? तो कोटपुतली बहरोड में आपकी शामिल हो गई, और ये आपकी उत्तरी अरावली की चोटी है। प्रमुख पहाड़ियों की बात कर लूँ तो देखो, एक तो आपकी बैराट की पहाड़ियाँ हो गई। ठीक है। एक आपकी बीजक की पहाड़ियाँ हो गई, भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी और महादेव की डूंगरी। इन तीनों डूंगरियों का जो संबंध है आपकी बैराट सभ्यता से है। और बैराट सभ्यता में बड़ा चेंजेस हुआ। पहले ये जयपुर में शामिल थी, लेकिन अब ये सभ्यता आपके कोटपुतली बहरोड जिले में शामिल हो चुकी है। बैराट के बारे में थोड़ी सी चर्चा जरूर करूंगा, मैं नीचे दिया हुआ भी है। तो पहले अपन अपने फैक्ट देख लेते हैं कि बाणगंगा नदी, ठीक है, जिसे ताला नदी के नाम से भी जाना जाता है, अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है, रुंडित नदी भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में सवाल पूछा है कि रुंडित नदी कौन सी नदी का उपनाम है। तो बिल्कुल आपका जो सही आंसर होगा कौन सा? बाणगंगा नदी। कौन सी? बाणगंगा नदी। इसके उद्गम स्थल की बात कर लूँ तो बहराट के पहाड़ियों से निकलती है। समापन इसका फतेहाबाद के अंदर होता है, जो कि आगरा उत्तर प्रदेश के पास। ठीक है, ये यमुना नदी में मिल जाती है।
बाणगंगा नदी की बात कर लूँ तो 4 जिलों में प्रवाहित होती है। कौन कौन से जिलों में बहती है बिल्कुल आपको याद रखना है। एक तो कोटपुतली बहरोड, फिर आपका जयपुर ग्रामीण, फिर आपके दौसा में चली जाती है, फिर आपका भरतपुर। भरतपुर से फिर ये आपकी यमुना नदी के अंदर विलय हो जाती है। फिर बैराट सभ्यता आ गई आपकी, बैराट सभ्यता। देखो बैराट सभ्यता से अक्सर आपका सवाल पूछा जाता है। अगर सभ्यता से आपका अक्सर सवाल पूछा तो एक तो आपके ले लो आपकी कौन सी सभ्यता, एक तो आहड़ सभ्यता, दूसरी बैराट और कालीबंगा। ये तीन सभ्यता से तो अक्सर आपके फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में सवाल पूछा ही जाता है। यहाँ से या तो खोजकर्ता पूछ लेता है, या उत्खनन करता, या यहाँ से जो अवशेष आपको प्राप्त हुआ ना उनके बारे में पूछा जाता है। तो बैराट सभ्यता आपकी बाणगंगा नदी के तट पे मिली थी, आपको याद रखना। खोज इसकी दयाराम साहनी ने करी थी। कब करी थी ये भी आपको याद रखना, 1936 टू 37 के मध्य दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। उत्खनन करता आपके कैलाश नाथ दीक्षित है ना, पूरा नाम इनका कैलाश नाथ दीक्षित है, और नील रतन बैनर्जी द्वारा की गई थी। और यह जो अवशेष मिले मौर्यकालीन और मौर्य उत्तरकालीन आपको प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और यहाँ से आपको देखो बौद्ध बौद्ध धर्म से रिलेटेड भी काफी सारे अवशेष आपको यहाँ मिले, जैसे गोल्ड बौद्ध मठ भी आपको यहाँ मिला था। और यह चीनी यात्री हैंसांग ने भी यहाँ की यात्रा करी थी, बिल्कुल आप याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं तो देखो अब बात करने वाले अपन साबी नदी की, यानी साहिबी नदी जिसे कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई जो है आपकी 222 किलोमीटर यानी 222 किलोमीटर है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। देखो यह अच्छा एक फैक्ट आपको मैं बताता हूँ, अगर आप अच्छे से क्लास देख रहे हो, हमसे जुड़े हो, तो सारे जो नए जिले हैं उनकी जीके आपकी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल अपने नोट्स तैयार करना, आप कोई भी फैक्ट आपका बाकी नहीं रहेगा। तो आप ज़रूर चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट ज़रूर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो एक है आपकी साबी नदी, और मैं आपको बता रहा हूँ एक सागी नदी। बिल्कुल मिलती जुलती नदी है, बिल्कुल आपको याद रखना। एक होती है आपकी साबी नदी, दूसरी आपकी होती है सागी नदी। साबी नदी तो आपकी कहाँ से निकलती, सेवर की पहाड़ी जयपुर ग्रामीण से। लेकिन सागी नदी कहाँ से निकलती है आपको बताना है। तो देखो सागी नदी जो आपकी निकलती है ये कहाँ से निकलती है, तो ये आपके जालोर की जसवंतपुरा की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है, जालोर के जसवंतपुरा की पहाड़ियों से आपकी निकलती है। ठीक है, और ये जो सागी नदी है ना, ये लूनी की सहायक नदी है, जो कि सबसे नीचे यानी सबसे लास्ट में मिलने वाली नदी है। कौन सी सबसे लास्ट में जो लूनी नदी में मिलती है आपकी, कौन सी, सागी नदी। कहाँ से निकलती है, जसवंतपुरा की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है, जसवंतपुरा की पहाड़ियों से निकलती है। और जबकि मैं बात कर लूँ जसवंतपुरा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये भी आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका बिल्कुल। तो जसवंतपुरा की सबसे ऊंची चोटी जो है आपका डोरा पर्वत है। कौन सा पर्वत है, डोरा पर्वत। सर आपने डोरा पर्वत तो बता दिया, लेकिन इसकी ऊंचाई भी बता दो। तो इसकी डोरा पर्वत की जो आपकी ऊंचाई है कितनी है, बिल्कुल आपको याद रखना, 869 मीटर है। कितनी, 869 मीटर है। और मैं बात कर लूँ पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी भी आपका डोरा पर्वत है। ठीक है, ये सबसे ऊंची चोटी है। अब देखो इसमें चेंजेस ये हुआ कि पहले साबी नदी आपके जयपुर में आती थी, लेकिन अब ये जो शामिल होगी जयपुर ग्रामीण के अंदर शामिल होगी, आपको बिल्कुल याद रखना। इसका संगम जो होता है आपका पटौदी ग्राम हरियाणा के पास नजफगढ़ झील में इसका आपका विलय हो जाता है। ठीक है, उसमें मिल जाती है। कोटपुतली बहरोड की ये प्रमुख नदी भी है। इसके अलावा कोटपुतली बहरोड जिलों को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। सवाल एग्जाम में ऐसा बनेगा कि कौन सी नदी जो है राजस्थान का जो नवगठित जिला कोटपुतली बहरोड को बराबर दो भागों में बांट देती है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, साबी नदी। कौन सी नदी, साबी नदी, जिसे साहिबी नदी भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले फैक्ट देख लेते हैं। साबी नदी तीन जिलों में बहती है, एक तो आपका जयपुर ग्रामीण, दूसरा आपका कोटपुतली बहरोड, और तीसरा आपका खैरतल तिजारा। ठीक है, तीन जिले हैं। साबी नदी पर कोटपुतली तहसील पर आपकी जोधपुरा सभ्यता बनी हुई। कौन सी सभ्यता भाई, जोधपुरा सभ्यता। देखो जोधपुरा सभ्यता अक्सर क्या होता है, बच्चा अगर एग्जामिनर कंफ्यूज करना चाहे तो पहला ऑप्शन में जोधपुर लिख देगा कि जोधपुरा सभ्यता कौन से जिले में स्थित है। पहला ऑप्शन आपका जोधपुर, फिर आपका जयपुर, फिर आपका कोटपुतली बहरोड, और चौथा कोई अन्य जिला ले लेगा। अगर जिसने नई जीके नहीं पढ़ी होगी तो वो तो सीधी क्या करेगा, जयपुर करेगा, उसका गलत हो जाएगा। अगर जो तुक्के लगाएगा वो क्या कहेगा, जोधपुरा, यानी जोधपुर से मैच खा रहा है ये तो ये सभ्यता तो आपकी जोधपुर में होनी चाहिए, फिर भी आपका गलत हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नई जीके भी पढ़नी है आपको, इसके साथ साथ पुराना भी पढ़ना है। ठीक है, तो आपकी जोधपुरा सभ्यता आप कौन से जिले में चली गई, तो बिल्कुल आपको याद रखना है कोटपुतली बहरोड जिला। ठीक है, कोटपुतली बहरोड जिले के अंदर ये शामिल हो गई है। इसके अलावा देखो मैं आपको बता देता हूँ, एक तो गणेश्वर सभ्यता और एक सोनारी सभ्यता। देखो गणेश्वर सभ्यता पहला आपके सीकर में पड़ती थी,
ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना, लेकिन अब नीम का थाना में चली गई है। ठीक है। और सुनारी सभ्यता, सुनारी सभ्यता पहले आपके झुंझुनू में आती थी, ये भी आपके कौन से जिले में चली गई है? तो अब जो नया जिला बना आपका नीम का थाना, उसमें शामिल होगी। जबकि आपकी गणेश्वर सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता है, और सुनारी सभ्यता आपकी लौहयुगीन सभ्यता है। ठीक है। इसीलिए कहते हैं ना कि गणेश्वर सभ्यता को सभी ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। ठीक है। जबकि ताम्रवती नगरी आहड़ सभ्यता को कहा जाता है। और ताम्र नगरी किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल खैतड़ी झुंझुनू को ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। ताम्रवती नगरी आहड़, ताम्र नगरी खैतड़ी, और ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी आपकी गणेश्वर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट देख ले। तो मैंने बताया था कि जोधपुरा जो सभ्यता है आपकी, ये अब कोटपुतली तहसील के अंदर चलेगी, यानी नए जिले के अंदर शामिल हो चुकी है। बिल्कुल आपको याद रखना होगा। देखो, जोधपुरा सभ्यता के बारे में बात कर लूँ तो या जो मर्तबांड आपको मिट्टी के जो बर्तन मिले हैं वो गैरिक थे। कौन से थे? गैरिक से लेकर ये चित्रित धूसर मर्तबांड तक मिले हैं। जोधपुरा ताम्रकाल यानी गणेश्वर के समकालीन है। ये लो युग से प्रारंभ होकर 1000 ईस्वी तक सभ्यता स्थल माना जाता है। और हाथी दांत के अवशेष आपको यहाँ से मिले हैं। कौन से? हाथी दांत के अवशेष यहाँ मिले हैं। जबकि अगर एग्जाम में यूं पूछ लिया जा कि हाथी दांत का कंगा कहाँ मिला, तो हाथी दांत का कंगा तो कालीबंगा से मिला। और हाथी के दांत कौन सी सभ्यता से मिला है? तो जोधपुरा सभ्यता से आपको मिले हैं। अब देखो, नोट लगा के बिल्कुल आपको याद रखना है। साबी नदी को कोटपुतली बहरोड का शोक कहा जाता है। कौन सा? कोटपुतली बहरोड जिले का शोक कौन सा है? तो आपको बिल्कुल याद रखना है, साबी नदी। कौन सी नदी? साबी नदी को कोटपुतली बहरोड का शोक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले फैक्ट देख लेते हैं इससे रिलेटेड। देखो, मसानी बांध, ये जो आपका मसानी बांध बना हुआ है, साबी नदी के तट पे बना हुआ है। ठीक है। कोटपुतली बहरोड पर बुचारा बांध, जो कि बानसूर तहसील में बना हुआ है। देखिए, बुचारा बांध तो आपका बानसूर तहसील में है, और मसानी बांध जो कि आपका साबी नदी के तट पर कोटपुतली बहरोड पे पड़ता है। ठीक है। नोट, नोट लगा के जरूर लिखना कि कोटपुतली बेरोड से कौन सा एनएच गुजरता है। तो NH-3 जो है आपका नेशनल हाईवे नंबर 3 जो है, ये आपका कोटपुतली बेरोड से गुजरता है। इसके अलावा आपका NH-48, NH-48B, NH-248A, ये सारे जो आपके नेशनल हाईवे, ये आपके कौन से जिले से होकर गुजरते हैं? तो कोटपुतली बेरोड होकर गुजरते हैं। राज्य का सबसे बड़ा दूध पैकिंग स्टेशन ये कहाँ है? तो बिल्कुल आपको याद रखना है, ये आपका कोटपुतली में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कोटपुतली के अंदर पड़ता है। बिल्कुल आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको याद रखना है। ये देखो, थोड़ा छपने में मिस्टेक हो गई, दूध नहीं है, ये दूध पैकिंग स्टेशन है आपका। क्या है? दूध पैकिंग स्टेशन। ठीक है। ये थोड़ी टाइपिंग की वजह से गलती हो गई, तो बिल्कुल आपको दूध नहीं, ये दूध है। तो राज्य का सबसे बड़ा दूध पैकिंग स्टेशन आपका कहाँ पड़ता है? ये कोटपुतली के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कोटपुतली में। केंद्र सरकार की भारतमाला परियोजना कोटपुतली बहरोड के बाईपास में शामिल है। ये भी आपको याद रखना, नोट लगा के आपको ये फैक्ट याद रखना है कि जयपुर के महाराजा राम सिंह सेकंड ने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजी सरकार का सहयोग करने की वजह से कोटपुतली परगना इन्हें प्रदान किया गया था। ठीक है। और बिल्कुल आपको याद रखना, इनको हिंद की उपाधि भी दी थी। ठीक है। सितारा हिंद की उपाधि भी राम सिंह सेकंड को दी थी, जबकि कोटपुतली परगना भी इनको दिया था। क्यों दिया था? कि 1857 की क्रांति की मैं बात करूं तो जयपुर जिला आपका ऐसा है जिसकी जनता ने भी अंग्रेजों का साथ दिया, और राजा ने भी अंग्रेजों का साथ दिया था। ठीक है। क्रांतिकारियों का साथ बिल्कुल नहीं दिया था। इसीलिए अंग्रेज इनसे खुश होकर कोटपुतली जो परगना है, इन्हें इनाम के रूप में भेंट किया था। बिल्कुल आपको याद रखना। और वर्तमान के अंदर ये कहाँ पड़ता है? तो कोटपुतली बहरोड जिले में पड़ता है। ठीक है। प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र की बात कर लूँ, जो कि भालोजी में है, और ये कहाँ है आपका? भालोजी तो पहले जयपुर में शामिल था, अब ये आपका कोटपुतली में शामिल हो गया। ठीक है। कुसुम, ये किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान मिशन के तहत किसान की बंजर भूमि पर सोलर संयंत्र लगा सकता है इसके तहत। ठीक है। इससे प्राप्त बिजली में स्वयं उपभोग कर सकता है, और अतिरिक्त बिजली सरकार को बेच भी सकता है। इस योजना के तहत डीजल पंपसेट के स्थान पर सोलर पंपसेट लगाए जाएंगे। इसमें 60% तो सब्सिडी सरकार देती है, और इस योजना में राजस्थान का प्रथम स्थान भी है। तो बिल्कुल आप याद रख सकते हो। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में और देख लेते हैं। देखो, बुचारा राज्य के तेंदुआ अभ्यारण्य जो कि पावटा के अंदर पड़ता है। ठीक है। ये पावटा आपका कोटपुतली बहरोड में पड़ता है। इसे देखो 2023 के बजट के अंदर इसे अधिसूचित किया, किस रूप में? तेंदुआ अभ्यारण्य के रूप में इसे अधिसूचित किया गया है।
अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट, देखो एशिया का सबसे बड़ा जो सीमेंट प्लांट है आपका, वो अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट, जो कि इसकी उत्पादन क्षमता 13 लाख टन है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। और वर्तमान में ये कोटपुतली बहरोड के अंदर है। एशिया की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी यानी कोटपुतली बहरोड जिला के अंदर है। बिल्कुल आपको याद रखनी। बहरोड जिला एक औद्योगिक क्षेत्र बेसलाना, जहाँ से आपका काला मार्बल प्राप्त होता है। कैसा? काला मार्बल प्राप्त होता है बेसलाना से। ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया। इसके अलावा आपका निमराना, बिल्कुल ये पहले अलवर में पड़ता था, अब इसे कोटपुतली बहरोड में शामिल कर लिया गया। ये आपके जापानी पार्क भी बने हुए और दक्षिणी कोरियाई पार्क भी बने हुए। जापानी पार्क में जापान की मेट्रो कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर पार्क की मैं बात कर लूँ तो ये भी आपका निमराना के अंदर पड़ता है। इसके अलावा देखो मैं बात कर लेता हूँ एमएसएमई पार्क। एमएसएमई पार्क ये आपका कहाँ पड़ता है? तो बिल्कुल आपको याद रखना दौसा के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? दौसा में। ठीक है। और इसके अलावा मैं बात कर लूँ मेडिकल पार्क। मेडिकल पार्क आपका कहाँ पड़ता है? मेडिकल पार्क भी आपका निमराना में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? निमराना के अंदर पड़ता है। इसके अलावा देखो मैं बात कर लेता हूँ तो चमड़ा पार्क आपका कहाँ है? तो चमड़ा पार्क जो पड़ता है आपका मानपुरा माचेड़ी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मानपुरा माचेड़ी के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं तो और देख लेते हैं बायोगैस का प्लांट जो कि सरसों की तूड़ी से बनता है। ठीक है, ये भी आपका कहाँ स्थित है? तो ये आपका कोटपुतली बहरौड में है। और चर्म क्लस्टर आपका एक बानसूर के अंदर है। रूड़ा जो कि ग्रामीण गैर कृषि विकास एजेंसी द्वारा संचालित है। कौन सा? चर्म क्लस्टर। ठीक है। रूड़ा की मैं बात कर लूँ तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1995 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1995 के अंदर। बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। राज्य का जो तीसरा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क है एपीजी आपके निमराना है, जो कि कोटपुतली बहरौड में है। और राज्य का जो प्रथम एपीज की बात कर लूँ तो सीतापुरा जयपुर है। ठीक है। और दूसरे की मैं बात कर लूँ तो आपका बोरानाडा जोधपुर है। ठीक है, कहाँ है? बोरानाडा जोधपुर। सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां निमराना कोटपुतली बहरौड में है। देखो पहले सर्वाधिक इकाइयां आपके अलवर में थी, लेकिन अब आंकड़े थोड़े चेंज हो चुके हैं। तो आपको नवीनतम आंकड़े पढ़ना है, क्योंकि देखो फिलहाल आपके सामने जो एग्जाम्स है, या तो आरएसएस भी बोर्ड लेगा जो कि 2023 में आपके जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे, जो लगभग आपके जुलाई तक चलेंगे। सीईटी वाले भी सारे एग्जाम इसी दौरान होने वाले हैं। और आरपीएससी के भी फिलहाल सामने कोई एग्जाम नहीं, इलेक्शन के बाद ही आपके होने वाले हैं। ठीक है। तो उसके अंदर देखो तब तक अगर आपके नए जिले से रिलेटेड सवाल जरूर पूछे जाएंगे। फिलहाल तो नहीं है, लेकिन तब तक आपके जो नए जिले में जो अदल बदल हुआ ना, वहां से आपके सवाल पक्के बनने वाले हैं। तो आप देखो, आपका जो सिलेबस है उसको भी तैयार करना, उसके साथ साथ जो कुछ जिले में जो चेंजेस हुआ ना, वो भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है तो पढ़ना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो चेंजेस हुआ था, पहले सबसे ज़्यादा औद्योगिक इकाई आपके अलवर में थी। अब सबसे ज़्यादा औद्योगिक इकाइयाँ जो बन गई आपकी कोटपुतली बहरोड में बन गई। कहाँ बन गई? कोटपुतली बहरोड में। ठीक है। और दूसरा नंबर जो लगता है वो जयपुर का लगता है। किसका लगता है? दूसरा नंबर आपका जयपुर का लगता है। आगे बढ़ते हैं। तो कोटपुतली बेरोड जो कि डीएमआईसी के तहत औद्योगिक निवेश की स्थापना भी की गई है। बिल्कुल सही है। ठीक है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना। जिले में सलेटी पत्थरों के लिए निमराना और जखराना और बहरोड प्रसिद्ध है। बिल्कुल आपको याद रखना, सवाल सीधा पूछा जाएगा सलेटी पत्थर कहाँ मिलते हैं, तो आपका निमराना, जखराना, बहरोड, यानी जिला आपका कौन सा हो जाएगा? कोटपुतली बहरोड। पार्ले जी और हैवल्स इलेक्ट्रॉनिक्स, दो को दोनों सवाल पूछे हैं। एक बार एग्जाम में ये सवाल पूछा था कि पार्ले जी की फैक्ट्री कहाँ है, तो पहले तो इसका अलवर सही उत्तर था, लेकिन अब इसका जो कोटपुतली बहरोड हो गया। और हैवल्स इलेक्ट्रॉनिक्स की ये भी फैक्ट्री आपकी पूछी हुई है। इसके अलावा हीरो मोटर्स के जो पार्ट्स का जो निर्माण होता है वो निमराना के अंदर आपका होता है। ये निमराना जो है ना, अब आपका कोटपुतली बहरोड में शामिल हो गया। निर्माणा निमराना के अंदर जितनी भी आपकी औद्योगिक इकाइयाँ ये सारी बदल गई है। निमराना खुद आपका नए जिले में शामिल हो गया, तो औद्योगिक इकाइयाँ भी आपके कौन से जिले में आ गई? कोटपुतली बहरोड में। मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र बहरोड, निमराना आदि यहाँ के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं। इसके अलावा देखो मैं बात कर लेता हूँ दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, यहाँ से गुजरता आपका। और कोटपुतली बहरोड अब एनसीआर यानी राष्ट्रीय राजधानी में आने वाला जिला भी बन गया है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना, पहला आपका अलवर था, अब आपका ये कोटपुतली बहरोड भी एनसीआर के अंदर शामिल हो गया है। जिला अलवर एनसीआर में सितंबर 2004 में शामिल किया गया था। आपका कब शामिल किया गया था? सितंबर 2004 के अंदर। वर्तमान में राजस्थान में अलवर, खेरतल, तिजारा, कोटपुतली बहरोड और डीग ये एनसीआर के अंदर आते हैं। बिल्कुल आपको याद रखना, सीधा सवाल पूछेगा
निम्नलिखित में से कौन सा जिला एनसीआर में शामिल नहीं है? यह सवाल आपका यूं हो सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला एनसीआर में शामिल है? तो देखो, अलवर, खैरतल तिजारा, कोटपुतली बहरोड और डीग, कितने जिले हो गए? तो ये आपके 4 जिले जो है एनसीआर के अंदर शामिल है, ठीक है। डीग हो गया, कोटपुतली बहरोड हो गया, खैरतल तिजारा हो गया, अलवर हो गया। याद रखने का सबसे आसान तरीका कि पहले केवल डी का एनसीआर आता था और अलवर पूरा आता था, तो अलवर के टुकड़े कर दिए गए, 3 भागों में बांट दिया गया, खेड़तल तिजारा, कोटपुतली बहरोड और अलवर, तीनों ही शामिल है। तो बिल्कुल 3 और एक 4 जिले जो कि आपके एनसीआर के अंदर शामिल है। कितने जिले शामिल हो गए एनसीआर में? आपके 4 जिले शामिल हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला फैक्ट देख लेते हैं। देश का पहला इंडियन डिवाइस पार्क जो है आपका, ये कहाँ है? तो ये निमराना के अंदर है। कहाँ है? निमराना के अंदर है। देखो, बहरोड पशु मेला ये मुर्रा नस्ल की भैंस के लिए प्रसिद्ध है, और राजस्थान में जो मुर्रा नस्ल है ना, ये सबसे ज्यादा दूध भी देती है। सबसे ज्यादा फैट की जो मात्रा होती है मुर्रा भैंस के अंदर होती है। और मुर्रा भैंस को देखो खुंडी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? खुंडी के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल आपको याद रखना। एक बार सीधा ही पूछा था खुंडी किसकी नस्ल है, तो आपको पता होना चाहिए कि मुर्रा भैंस की जो नस्ल है उसका ही नाम आपका खुंडी है, ठीक है। और बहरोड पशु मेला जो लगता है ये इसी भैंस के लिए लगता है आपका, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ जखराना नस्ल की बकरी, ठीक है, जो कि इसकी मूल उत्पत्ति भी बहरोड से हुई है, और ये नस्ल दूध और मांस के लिए फेमस है। और जखराना जो है कि आपकी बकरी की नस्ल है। जबकि राजस्थान की सबसे सुंदर बकरी कौन सी है? देखो मैं आपको बताता हूँ, जमनापुरी, जो कि राजस्थान की सबसे खूबसूरत बकरी है, ठीक है। ये जमनापुरी जो है राजस्थान की सबसे खूबसूरत बकरी कहाँ पाई जाती है? तो ये हाड़ौती के पठार के आसपास के जिलों के अंदर ये पाई जाती है। जबकि नखरा जो जखराना आपकी बकरी की नस्ल है, ये आपके बहरोड जिले में पाई जाती है। कोटपुतली बहरोड 300 यानी 1300 बीसी में यहाँ मयूर ध्वज का शासन था। आगे चलकर फिर शालिवाहन वंश आया था, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। वो नीम का थाना व कोटपुतली बहरोड का क्षेत्र तंवर राजपूतों द्वारा शासित होने के कारण तोरावटी क्षेत्र कहलाया था। क्या कहलाया था? तोरावटी। जो आपकी कांतली नदी है, कांतली नदी का जो आपका अपवाह क्षेत्र है उसे तोरावटी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर पहले आपके तंवर राजपूतों का शासन हुआ करता था। इस क्षेत्र को राठ के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भाई? राठ के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए राठी गाय की नस्ल आपकी कहाँ पाई जाती है? आपको पता हो तो, आपके उत्तरी पूर्वी राजस्थान के अंदर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? उत्तरी पूर्वी राजस्थान के अंदर। कोटपुतली का पुराना नाम आपका कोट कासिम था भाई। क्या था? कोट कासिम। ये भी आप बिल्कुल याद रख सकते हो, क्या नाम था? कोट कासिम। जिलानी माता का मंदिर ये आपका बहरोड के अंदर पड़ता है। कई बार एग्जाम में आया कि जिलानी माता का मंदिर कौन से जिले में स्थित है, तो बिल्कुल आपको याद रखना बहरोड कोटपुतली जिले के अंदर स्थित है। और इस मंदिर के समीप ही आपकी प्रसिद्ध बावड़ी भी बनी हुई है। इसके अलावा देखो काली बावड़ी, कौन सी बावड़ी? काली बावड़ी आपको याद रखना है। ये काली बावड़ी भी आपके कौन से जिले में पड़ती है? तो कोटपुतली बहरोड के अंदर पड़ती है। कौन से जिले में पड़ती है? कोटपुतली बहरोड में। और यह जिलानी माता का जो मेला है आपका वर्ष में 2 बार लगता है। कब लगता है? 2 बार आपका लगता है। आगे बढ़ते हैं, अगला फैक्ट देख लेते हैं। विनय विलास महल जो कि कोटपुतली बहरोड में शामिल है, इसका निर्माण बख्तावर सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? बख्तावर सिंह ने करवाया था, आपको बिल्कुल याद रखना। और ये भारत और इस्लामी की वास्तुकला का एक आदर्श उदाहरण है, आपको बिल्कुल याद रखना है। और देखो 80 खंभों की छतरी का संबंध भी आपके बख्तावर सिंह से है, ठीक है। बख्तावर सिंह की स्मृति के अंदर ही आपके 80 खंभों की छतरी बनवाई गई थी। किसके द्वारा? महाराजा विनय सिंह के द्वारा बनवाई गई। तो ये फैक्ट भी आप इसके साथ जरूर याद रख सकते हो। अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ी सी विराटनगर। तो विराटनगर ये कोटपुतली बहरोड जिले का सबसे प्राचीन स्थल है। प्राचीन नाम इसका बेराट था, और ये मत्स्य जनपद की राजधानी था। बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र महाभारत कालीन विराटनगर अब कोटपुतली बेराट यानी विराट नगर की स्थापना राजा विराट के द्वारा बहरोड जिले में की गई थी। किसके द्वारा? राजा विराट के द्वारा। और मौर्यकालीन अवशेष आपको यहाँ मिले हैं। सम्राट अशोक के 2 लघु शिलालेख भी आपको यहाँ से प्राप्त हुए, ठीक है। इसके अलावा देखो सम्राट अशोक की बात हुई तो सम्राट अशोक के एक तो मानसेरा, मानसेरा का जो है जो अभिलेख है आपका, ये पाकिस्तान से मिला। और इसकी जो लिपि है ना, वो ख्रोष्टी लिपि है। कैसी लिपि है? ख्रोष्टी लिपि। ये भी आप याद रख सकते हैं। वो बाकी जितने भी है आपके, वो आपके ब्राह्मी लिपि में है। इसके अलावा 1837 में कैप्टन बर्ड नामक विद्वान द्वारा खोजे गए एक तो ब्राभो का अभिलेख और आपका एक बैराट का अभिलेख, ठीक है। ये आपके कहाँ से मिले? तो ये आपके बैराट सभ्यता से मिले हैं। ब्राभो अभिलेख के बारे में बात करूँ तो ये बीजक की पहाड़ी से प्राप्त हुआ। कौन सी पहाड़ी से? बीजक की पहाड़ी से। और अशोक का ब्राभो का अभिलेख वर्तमान में आपका कहाँ रखा गया है?
तो कलकत्ता संग्रहालय के अंदर रखा गया है। कहाँ? कलकत्ता संग्रहालय के अंदर आपका रखा गया है। बेराट अभिलेख अशोक का दूसरा अभिलेख है जो कि भीम डूंगरी विराटनगर से आपको प्राप्त हुआ था। विराटनगर जो कि बौद्ध मंदिर, बीजक की पहाड़ी पर स्थित सबसे पुराना गोलाकार बौद्ध मंदिर भी प्राप्त हुआ था। ठीक है, एक बार सवाल सीधा पूछा गया था आपको कि गोलाकार बौद्ध मंदिर कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुआ, तो ये आपका बिल्कुल जो सही आंसर माना होने वाला वो बेराट सभ्यता से प्राप्त हुआ। कौन सी से? बेराट से। या 36 चांदी के सिक्के मिले जिनमें से 28 इंडो ग्रीक शासकों के हैं और 16 जो है ये मिनांडर, यूनानी शासक जो मिनांडर था ना उसके सिक्के थे। कई बार ये सवाल एग्जाम में बना हुआ, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको अपने नोट्स में ऐड करना चाहिए। आगे बढ़ते, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF ट्रेनिंग सेंटर, ये आपके बहरोड के अंदर है। 2010 में स्थापित हुआ था। कब स्थापित हुआ था? 2010 के अंदर। ग्लोबल सिटी यानी शाहजहांपुर निमराना बहरोड की ग्लोबल सिटी बनेगी। इस कॉम्प्लेक्स में सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य एवं शिक्षण सुविधा, मनोरंजन के लिए IT सिटी, मेडी सिटी, नॉलेज सिटी और इंटरटेनमेंट सिटी भी स्थापित होगी। निमराना के किला की थोड़ी सी बात कर ली जाए तो निमराना 1464 ईस्वी में चौहान शासकों द्वारा निर्मित पंचमंजिला एक दुर्ग है जिसे पंचमहल दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पंचमहल दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में यह एक हेरिटेज होटल के रूप में संचालित है और निमराना के समीप ही मालवाहक विमानों के लिए आपका हवाई अड्डा बनाना भी प्रस्तावित है। बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं, निमराना बावड़ी जो कि एक 9 मंजिला बावड़ी, इसका निर्माण जो कि इंपॉर्टेंट है, इसका निर्माण किसके समय हुआ था? तो मुगल बादशाह अकबर के समय इसका निर्माण हुआ था। बिल्कुल आपको याद रखना। बाबा खेतानाथ जी का मंदिर जोशीहेड़ा निमराना में पड़ता है। हाजीपुर का किला आपका बानसूर तहसील में पड़ता है। बानसूर उपखंड जो है आपका यहाँ पर पड़ता है। इस किले का निर्माण का मुख्य उद्देश्य था कि अलवर के किले पे हो रहे डाकुओं पर हमलों का रोकना। ठीक है, ये इसका प्रमुख उद्देश्य आपका था। निमराना हत्याकांड बहुत बार एग्जाम में पूछा, फर्स्ट ग्रेड में पूछा, सेकंड ग्रेड में पूछा है, RS में भी आपका पूछा गया सवाल है और इम्पोर्टेंट है बिल्कुल। और निमराना हत्याकांड जो हुआ था कब हुआ था? 14 मई, बिल्कुल आपके सामने लिखा हुआ भी है, 14 मई 1925। 14 मई 1925 को ये आपका हुआ था। यहाँ पर राजपूत व मेव किसानों की संख्या सबसे ज्यादा थी और इस समय जो शासक था अलवर का वो जयसिंह था। उच्च लाग बाग लगा रखी थी तथा भू राजस्व की पद्धति इजारा पद्धति भी यह लागू थी। इजारा पद्धति के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ऊंची बोली लगाने वालों को निश्चित समय के लिए भूमि आवंटन। गोविंद सिंह माधव सिंह ने पुकार पर नामक पत्रिका के माध्यम से किसानों की मांग भी उठाई थी। महिला का नेतृत्व या सीता देवी ने किया था। ये सवाल भी एग्जाम में बना हुआ कि भाई सीता देवी का संबंध कौन से हत्याकांड से है या कौन से जिले से था? तो बिल्कुल आपको याद रखना ये अलवर जिले से इनका संबंध था और वर्तमान के परिप्रेक्ष्य के अनुसार इनका संबंध कोटपुतली बहरोड से है। 14 मई 1925 को नीमूचना नामक स्थान पर किसानों के सम्मेलन में गोलीबारी करने के बाद जो सैकड़ों किसान यहाँ से आपके शहीद हुए थे। राजस्थान का जनरल डायर कमांडर छज्जू सिंह को कहा जाता है। किसे कहा जाता है भाई? राजस्थान का जो जनरल डायर कमांडर छज्जू सिंह को कहा जाता है। और महात्मा गांधी ने इसे दूसरा जलियांवाला हत्याकांड भी कहा था। कौन सी घटना को? नीमूचना हत्याकांड को। दोहरी डायरशाही भी कहा था। नमस्कार इस दोस्तों। घटना का वर्णन आपको यंग इंडिया के अंदर मिलता है जो कि एक पत्रिका है। नोट लगा के जरूर लिखना, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित आपके कैलाश सत्यार्थी के नेतृत्व में बाल विवाह के खिलाफ सबसे बड़ा जागरूकता अभियान का शुभारंभ जो हुआ था ये आपके कोटपुतली बहरोड जिले का एक छोटा सा गांव है, नवरंगपुर गांव से हुआ था। कौन से गांव से हुआ था? नवरंगपुर गांव से हुआ था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए जिले के साथ। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद।